नमस्कार, आप सभी का चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम हिंदी विषय में एक नए टॉपिक पे जो इम्पोर्टेंट प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में, उन पर हम चर्चा करेंगे। आइए देखते हैं। देखिए, पहला प्रश्न है इसमें कि व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्ज़ाम में, बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है 3, मतलब ए ऑप्शन है आपका 3, बी ऑप्शन है 4, सी ऑप्शन है 5 और डी ऑप्शन है 6। तो इसको आप इसके जो भी ये प्रश्न इस सीरीज में बताए जाते हैं वीडियो में, तो आप इसके आंसर कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि किस प्रश्न के कौन कौन से उत्तर होते हैं। तो देखिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के जो भेद होते हैं वो 3 भेद होते हैं। क्लियर? 3 भेद कौन कौन से होते हैं? देखिए, 3 भेद होते हैं, रूढ़, यौगिक और योग रूढ़। क्लियर? व्युत्पत्ति के आधार पर ये शब्द के भी भेद होते हैं, और ध्यान दीजिएगा, व्युत्पत्ति के आधार पर ये संज्ञा के भी भेद होते हैं। क्लियर? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो बात वही होती है, जो एग्जाम्पल आपके शब्द में होते हैं वही एग्जाम्पल आपके संज्ञा में भी होते हैं। ओके, चलिए अगला प्रश्न। संज्ञा का भेद नहीं होता। क्लियर? यानी आपके यहाँ 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से कौन सा ऐसा विकल्प है जो संज्ञा का भेद नहीं होता है। तो ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी निजवाचक, ऑप्शन डी भाववाचक। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो है सी ऑप्शन, यानी निजवाचक जो है वो सर्वनाम का भेद है, ना कि संज्ञा का। क्लियर? तो ये आपके संज्ञा का भेद नहीं है, ये सर्वनाम का भेद है। तो आपके यहाँ कौन कौन सी संज्ञा होती है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक, यानी टोटल आपके यहाँ 5 संज्ञा होती है। ओके, यानी 5 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न। इनमें से व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। क्लियर? कौन कौन से हैं? ऑप्शन ए त्रिपिटक, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी लेखक या ऑप्शन डी गंगा। तो इनमें से कौन सा है जो व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है? तो इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन है सी, लेखक व्यक्तिवाचक संज्ञा नहीं है। देखिए, त्रिपिटक एक ग्रंथ है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? जिसमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या जाति का विशेष व्यक्ति वस्तु या स्थान का बोध होता है। सॉरी, जाति का नहीं होता, वो तो जातिवाचक में होता है। तो विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का जहाँ बोध होता है वो व्यक्तिवाचक होता है। तो जैसे त्रिपिटक एक विशेष ग्रंथ है, तो ये आपका व्यक्तिवाचक। भारत एक देश का नाम है। क्लियर? यानी कोई दूसरा नहीं है, भारत ही है, एक ही देश है, तो ये भी व्यक्तिवाचक। गंगा एक नदी का नाम है। कहने का मतलब है, अगर सरल शब्दों में ये समझा जाए कि जब किसी विशेष का नाम हम लेते हैं, किसी विशेष चीज़ का, व्यक्ति का, या फिर जैसे ये वस्तु है, देखिए ग्रंथ ये एक पुस्तक है, वस्तु हो गई, या स्थान जैसे कोई भी हो, लखनऊ हो, दिल्ली हो, आगरा हो, कोई भी स्थान का नाम ले, तो एक विशेष स्थान, यानी उसके जैसा कोई दूसरा स्थान नहीं है, उस नाम का कोई दूसरा नहीं है, तो वो क्या होता है? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। तो ये तीनों तो व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो लेखक है वो व्यक्तिवाचक नहीं है। ध्यान दीजिए, लेखक, इसे अब आपके बात करते हैं, कोई भी लेखक ले लीजिए या कोई रचयिता, जैसे हिंदी में आ जाते हैं सुमित्रानंदन पंत, ये भी एक कवि हैं या लेखक हैं। जयशंकर प्रसाद ये भी एक कवि हैं। यानी अगर इनके नामों की बात करें तब व्यक्तिवाचक है, लेकिन अगर इनके काम की बात करें कि एक लेखक है, तो ये क्या होगा? ये ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जातिवाचक संज्ञा हो जाती है। ओके, ये जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर? लेखक कोई भी व्यक्ति हो सकता है। समझ में आया? तो ये चीज़ है यहाँ पर, तो इसमें ऑप्शन आपका सी सही है। नेक्स्ट, घर, पहाड़ और नदी किस संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएगा? क्लियर? घर, पहाड़ और नदी। देखिए, ऑप्शन ए द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा या ऑप्शन डी गुणवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो आपका घर है, पहाड़ है, नदी है, तो ये कोई विशेष नाम नहीं है। क्लियर?
और ये द्रव्य, देखिए पहला ऑप्शन द्रव्यवाचक, ये द्रव्यवाचक भी नहीं है। ध्यान दीजिएगा, आपका यहाँ पर ऑप्शन बी सही है, क्योंकि ये क्या है, ये जातिवाचक है। क्लियर। पहाड़, देखिए पहाड़ में अगर हम बात करते हैं पर्वतों की, हिमालय पर्वत या माउंट एवरेस्ट चोटी, ये भी एक पहाड़ ही है। क्लियर। आल्पस पर्वत, अगर हम अलग अलग पर्वतों के नाम ले तब तो व्यक्तिवाचक में आएगा, लेकिन पहाड़, क्लियर, सभी पहाड़ को हम पहाड़ कहते हैं तो वो जातिवाचक में। वैसे नदी में, नदियों का हम सभी नदियों को नदी ही कहते हैं तो जातिवाचक में, लेकिन अगर नाम लिए गंगा, यमुना, सरयू, घाघरा, तो वो कहाँ हो गई, वो हो गई व्यक्तिवाचक। क्लियर। तो यहाँ पर ये सब क्या है, ये जातिवाचक संज्ञा के भेद के अंतर्गत आएंगे। चलिए अगला प्रश्न, पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद है। ध्यान दीजिएगा, इसमें पद को रेखांकित नहीं किया गया था, ये पद है। क्लियर। चलिए इसके लिए क्षमा चाहेंगे। पशु चर रहे हैं, इसमें जो रेखांकित पद है वो क्या है, यानी कौन सी संज्ञा है। तो पहला ऑप्शन द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी जातिवाचक संज्ञा, ऑप्शन सी भाववाचक संज्ञा, या ऑप्शन डी गुणवाचक संज्ञा। तो ध्यान दीजिएगा, पशु चर रहे हैं में जो पशु है वो कौन सी संज्ञा है, तो जो पशु है वो आपकी कौन सी संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। देखिए पशु में कोई भी पशु हो, चाहे वो पालतू हो, जंगली हो, हम उसको केवल पशु ही कहते हैं, यानी पशुओं की एक श्रेणी है तो वो जातिवाचक है। लेकिन अब पशुओं के हम नाम लें, गाय, भैंस, बकरी, हिरन, हाथी, तो अलग अलग नाम लेते हैं तो क्या हो जाती है, वो व्यक्तिवाचक है। लेकिन यहाँ एक पशुओं की जात की बात हो रही है तो पशुओं की एक श्रेणी, एक जाति अलग है। तो जो पशु है, पशु चर रहे हैं तो वहाँ कई सारे चर रहे हैं, बकरी भी चर रही है, गाय भी है, भैंस भी है, तो वो क्या है, एक जातिवाचक संज्ञा है। अगला प्रश्न, भाववाचक संज्ञा कौन सी है। क्लियर। भाववाचक संज्ञा कौन सी है, देखिएगा इसमें कौन सी भाववाचक संज्ञा है। पहला ऑप्शन मित्रता, ए ऑप्शन मित्रता, बी पीला, सी अच्छा, डी गाय। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो आपका ऑप्शन सही है वो है ए ऑप्शन। क्यों, पीला वर्ड जो है और अच्छा, ये दोनों विशेषण है। क्लियर। ये दोनों क्या है, विशेषण है। और गाय, गाय अभी मैंने बताया था, जब आप पशुओं का नाम लेते हैं तो वो क्या होती है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। ओके। लेकिन जो मित्रता है ये एक भाव है। देखिए भाववाचक संज्ञा वो चीज़ें होती हैं, अगर सीधी बात में कहें, जहाँ पर व्यक्ति वस्तु का मतलब किसी भी चीज़ का भाव, यानी कहने का मतलब हम भाववाचक संज्ञा को कभी छू नहीं सकते हैं। चारों, ये एक अलग ही मतलब इसका वो है, पहचान है। देखिए पांचों संज्ञा में से हम 4 संज्ञा को टच कर सकते हैं। जैसे गाय है उसको छू सकते हैं, पुस्तक है हम छू सकते हैं, कोई द्रव है, तेल है, दूध है, या कुछ भी है हम उसको छू सकते हैं। लेकिन भाववाचक संज्ञा एक ऐसी संज्ञा है जिसको कभी छुआ नहीं जा सकता, उसको केवल महसूस किया जा सकता है। क्लियर। तो मित्रता जो है वो क्या है, एक भाववाचक संज्ञा है। चलिए अगला है क्वेश्चन, व्याकरण की दृष्टि से प्रेम शब्द क्या है। अभी बात की गई थी कि जिसको हम छू नहीं सकते हैं, तो प्रेम को छुआ नहीं जाता है, प्रेम को केवल महसूस किया जाता है, तो ये क्या है, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। ओके। चलिए अगला प्रश्न, निजत्व संज्ञा शब्द है। जो निजत्व संज्ञा है ये शब्द है किस संज्ञा का। ऑप्शन ए में है व्यक्तिवाचक संज्ञा, ऑप्शन बी भाववाचक संज्ञा, ऑप्शन सी द्रव्यवाचक संज्ञा, ऑप्शन डी जातिवाचक संज्ञा। तो निजत्व, देखिए ये निज वर्ड जो है ये इसी से बना हुआ है, निज से ही निजत्व बना हुआ है। तो जो निजत्व है वो कौन सी संज्ञा है, तो वो भाववाचक संज्ञा है। ओके। इसमें भी आपका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए, ये निज सर्वनाम से बना हुआ है निजत्व, याद रखिएगा त्व जो है इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा है। क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा इसमें कौन सी है। ऑप्शन ए
में है थकावट, बी बुराई, सी आलस्य, डी बुढ़ापा। तो इसमें क्रिया से बनने वाली भाववाचक संज्ञा कौन सी है? तो देखिए इसमें जो क्रिया दिख रही है वो बुढ़ापा में कोई क्रिया नहीं है, आलस्य में भी कोई नहीं है, बुराई में भी नहीं है। देखिए थकावट में थकना क्रिया है, क्लियर, थकना क्रिया है और क्रिया से ही आपकी भाववाचक संज्ञा बनी हुई है, क्लियर। इसमें आपका जो प्रत्यय है आवट प्रत्यय लगा हुआ है, तो ये है आपकी भाववाचक संज्ञा। यानी इसमें जो आपका ऑप्शन सही होगा वो ए सही है, पहला ऑप्शन। राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है। तो देखिए राष्ट्र की जो इसमें भाववाचक संज्ञा, पहला राष्ट्रीय नहीं है, बी राष्ट्रीय नहीं, सी सौराष्ट्र, ये एक राज्य का नाम है, सौराष्ट्र का जो नाम है वो गुजरात है, डी राष्ट्रीयता। तो ध्यान दीजिएगा जो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा है वो क्या है? राष्ट्रीयता। अक्सर देखिए पूछा जाता है कि आपकी राष्ट्रीयता क्या है, यानी भारतीय हैं, क्लियर। तो वही तरीके से तो राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो राष्ट्रीयता है, यानी यहाँ पे ऑप्शन डी सही है। इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? क्लियर, इनमें से समूहवाचक संज्ञा कौन सी है? ऑप्शन ए राम, ऑप्शन बी हिमालय, ऑप्शन सी अनाज, ऑप्शन डी सेना। तो ध्यान दीजिएगा समूहवाचक नाम से ही स्पष्ट है, जहाँ पर समूह का बोध होता है, यानी ऐसा वर्ड जिससे हम समूह का बोध करते हैं। तो राम से कोई समूह नहीं है, केवल व्यक्ति का नाम है। हिमालय भी एक पर्वत का नाम है। अनाज, अनाज भी देखिए हम कई सारी चीज़ों को अनाज कहते हैं, लेकिन जो आपकी यहाँ पे समूहवाचक है, समूहवाचक जो है वो सेना है, अर्थात ऑप्शन डी। देखिए सेना में कई जवान होते हैं, ओके, तो कई जवानों को मिलाकर ही सेना बनती है। अब इसमें हम कई सारे एग्जाम्पल, जैसे सभा है, कई लोगों को मिला के बनता है, मंडल, दल, गुच्छा, गिरोह, तो ये सारे वर्ड समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अगला है प्रश्न, तेजाब में कौन सी संज्ञा है? तेजाब में कौन सी संज्ञा है? देखिए तेजाब क्या है? एक लिक्विड है, क्लियर। तो लिक्विड यानी पहला ऑप्शन भाववाचक, ये नहीं है। बी ऑप्शन व्यक्तिवाचक। देखिए सी ऑप्शन है आपका जो है वो द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक में क्या होता है? द्रव्यवाचक को ही हम पदार्थवाचक संज्ञा भी कहते हैं, और पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव और गैस। तो याद ध्यान दीजिएगा इन तीनों के अंतर्गत जो भी एग्जाम्पल आएंगे वो आपके द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत होंगे, चाहे वो द्रव के हो, चाहे वो ठोस हो और चाहे वो गैस हो, क्लियर। तो तेजाब आपका क्या है? ये एक प्रकार का द्रव है, तो ये द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत है। चलिए अगला प्रश्न, देखिए नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? निम्न में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? कौन सा शब्द है? पहला ऑप्शन खटाई, बी ऑप्शन मिठाई, सी ऑप्शन दूध और डी ऑप्शन ठंड। तो ध्यान दीजिएगा इसमें जो आपका द्रव है वो क्या है? दूध, क्योंकि दूध एक लिक्विड पदार्थ है और ये द्रववाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। चलिए अगला है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञा से विशेषण के लिए इनमें से कौन सा सही है? यानी जो संज्ञा से विशेषण बनता है तो कौन सा जो जोड़ा है वो इसमें सही है? तो देखिए ऑप्शन भय, देखिए जो भय आगे दिए हुए हैं ये सारे संज्ञा हैं, और जो बाद के जोड़े हैं, जो ये बाद वाले ऊपर ये बाद वाले हैं यहाँ पर, क्लियर, ये बाद वाले जो बने हैं ये सब क्या है? विशेषण है, और ये जो है ये संज्ञा है, ये ध्यान दीजिएगा। तो देखिए भय से भयालु पहला ऑप्शन, बी ऑप्शन भय से भयातुर बनता है, सी ऑप्शन भय से भयानक, या डी ऑप्शन भय से भयभीत। तो ध्यान दीजिएगा अगर विशेषण की बात हम करते हैं तो इसमें जो आपका ऑप्शन सही है वो आपका सी ऑप्शन, क्लियर, क्योंकि भय से भयानक बनता है, भयानक एक विशेषण है। अगला प्रश्न, निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है? निम्न में से संज्ञा का उदाहरण नहीं है, कौन नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरी, ऑप्शन बी वह, ऑप्शन सी मानव, या ऑप्शन डी पटना। तो ध्यान दीजिएगा
इसमें जो वह है बी ऑप्शन, ये आपका संज्ञा नहीं है। क्लियर, ये क्या है, जो वह है ये है एक सर्वनाम। क्लियर, ये सर्वनाम है, ये संज्ञा नहीं है, ये बाकी तीनों संज्ञाएं हैं। अगला ऑप्शन, राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है, क्या है वो बताना है आपको। तो देखिए ऑप्शन ए राम, राम व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी एक व्यक्ति का नाम है। सुरेश भी व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए निर्वाह करना यानी निभाना होता है, तो ये क्या है, ये हाँ ये देखिए चौथा ऑप्शन है मित्रता। क्लियर, तो यहाँ पर जो आपका सही है वो चौथा ऑप्शन है मित्रता, यानी इसमें भाववाचक संज्ञा क्या है, मित्रता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में संज्ञा शब्द है, कौन सा है? पहला ऑप्शन हरा, बी ऑप्शन पतला, सी ऑप्शन सभा और डी ऑप्शन गहरा। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ आपका सी ऑप्शन सही है। सी में सभा, सभा आपका एक संज्ञा है। कौन सी संज्ञा है? ये भाववाचक संज्ञा है, सॉरी ये आपका समूहवाचक संज्ञा है। और ये हरा, पतला और ये गहरा, ये तीनों क्या है? तो ये तीनों विशेषण है। क्लियर, इसको ध्यान दीजिएगा। देखिए कभी भी आप कोई भी क्वेश्चन पढ़ते हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका एक ऑप्शन सही है तो आप उसी को पढ़ लीजिए, बाकी आप चारों जो एक के अलावा आपके 3 ऑप्शन और बचते हैं उसके बारे में भी खोजिए और पढ़िए, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपके 4 प्रश्न तैयार हो जाते हैं। तो जो ऑप्शन में और भी सारे 3 ऑप्शन जो बचते हैं उनको भी पढ़ने की कोशिश किया करिए, क्वेश्चन को ढूंढा करिए। क्लियर, चलिए अगला है, भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? ऑप्शन ए 4, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5 या ऑप्शन डी 6। तो ध्यान दीजिएगा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है, यानी कई प्रकार से बनती है। तो जो आपकी भाववाचक संज्ञा है वो कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? तो ध्यान दीजिएगा 5 प्रकार के। अब वो कौन कौन से हैं? देखिए भाववाचक संज्ञा आपकी जातिवाचक संज्ञा से भी बनती है। क्लियर, जातिवाचक से कैसे बनेगी? जैसे पशु है, जातिवाचक है, उसमें त्व जोड़ दिए, पशुत्व आपका भाववाचक हो गया, जातिवाचक संज्ञा से बनती है। दूसरा आपका ये विशेषण से भी बनती है। क्लियर, तीसरा ये क्रिया से भी बनती है, और ये चौथा सर्वनाम से भी बनती है, और 5वां है ये अव्यय से भी बनती है। क्लियर, तो यही 5 शब्द हैं जिससे भाववाचक संज्ञा बनती है, यानी 5 प्रकार से बनती है। अगला है, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? क्लियर, इस वाक्य में पूछ रहा है कि भारत का जो नेपोलियन था, यहाँ पर नेपोलियन किस प्रकार की संज्ञा है? ऑप्शन ए व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी जातिवाचक, ऑप्शन सी भाववाचक या ऑप्शन डी समूहवाचक। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो है वो जातिवाचक है। क्यों है? आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा कि नेपोलियन तो एक नाम है, तो नाम है तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा होनी चाहिए, लेकिन नहीं, जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग एक जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है तब वो जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे अगर कहने का मतलब है कि किसी का नाम हम एग्जाम्पल देकर समझाते हैं, दूसरे के लिए एग्जाम्पल देते हैं, तो वो जातिवाचक संज्ञा है, यानी एक विशिष्ट गुण के कारण। जैसे अभी कहने का मतलब है कि ये कह दिया जाए कि ये किसी व्यक्ति को कि ये आधुनिक कालिदास हैं। क्लियर, यानी किसी व्यक्ति को हम किसका एग्जाम्पल दे रहे हैं? कालिदास का। किसी व्यक्ति को एग्जाम्पल दे के बता रहे हैं कि ये आधुनिक कालिदास हैं, तो अब कालिदास वहाँ पे क्या हुए? वो जातिवाचक संज्ञा है। क्लियर, यानी जब उसी व्यक्ति की बात की जाए, अभी नेपोलियन की बात करते हैं यहाँ पर तो व्यक्तिवाचक होता, लेकिन हम नेपोलियन किसको कह रहे हैं? समुद्रगुप्त को कह रहे हैं। तो जो समुद्रगुप्त है वो यहाँ पर व्यक्तिवाचक है, लेकिन जो नेपोलियन है वो जातिवाचक के रूप में प्रयुक्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न, गाय कौन सी संज्ञा है? क्लियर, गाय कौन सी संज्ञा है? तो ध्यान दीजिएगा,
पहला ऑप्शन है यहाँ पर व्यक्तिवाचक, ऑप्शन बी है जातिवाचक, ऑप्शन सी है भाववाचक, ऑप्शन डी है समूहवाचक। तो जो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा है वो क्या है, गाय जो है वो कैसी संज्ञा है, एक जातिवाचक संज्ञा है। ओके, तो ये हो गए आपके क्वेश्चन। आप इसका अध्ययन करिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। हम आपसे अगले नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।